नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, करीब एक पखवाड़े के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। बता दूं कि कुछ परिवार में मेडिकल इमरजेंसी थी, तो उसमें लगा और जुटा हुआ था। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य मेरा भी हल्का फुल्का कुछ नासाज सा है, लेकिन काम तो करना होता है, तो काम अब शुरू हो गया है। और मैं आप सबको दीपोत्सव का जो पर्व चल रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। और अब आता हूं मुद्दे पर। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कुछ ऐसा ही परिदृश्य ये जो कहावत है, वो हालातों से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कुनबा है, एनडीए जो कुनबा है, उसके वे स्टार कैंपेनर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा था कि क्या कुछ हश्र हुआ था। फिर उसके बाद दो राज्य, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए। और कुछ कह लीजिए जैसे भी साम नाम दंड भेद जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके जो सखा हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें चाणक्य कहती है, वो हरियाणा में कुछ कमाल करने में सफल हो गए थे। और उसमें ब्लेम सारे कुछ क्या कुछ हुए थे, सब अपनी जगह। तो और अब इस वक्त रण छिड़ा हुआ है, सजा हुआ है महाराष्ट्र और झारखंड में। साथ साथ कई सूबों में उपचुनाव चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की कुछ सीटें जो रिक्त हुई हैं बाद में कुछ दो जगह से, जैसे राहुल गांधी चुनाव जीते तो वायनाड में चुनाव हो रहा है, जहां देश भर की निगाह है, प्रियंका गांधी वहां प्रत्याशी हैं। और कुछ अलग अलग जगहों पर उपचुनाव, राज्य विधानसभा की जो रिक्त सीटें थी या हुई, या लोकसभा चुनाव की वजह से अलग अलग वजहों से उस पर उपचुनाव के लिए एक पूरा का पूरा द्वंद्व चल रहा है, राजनीतिक द्वंद्व होता है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग, जिसे केंचुआ भी कहा जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, राजीव कुमार साहब, जो जिन्हें बहुत सारे हमेशा वो घिरे रहते हैं आरोपों में, कहीं ना कहीं उन पे ब्लेम्स होते हैं। तो अभी आज जो है, तीन राज्यों, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब और केरल, यहाँ की 13 जो विधानसभा सीटें हैं, उन उपचुनाव की तारीखों को 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर किया गया। वोट यानी 13 की बजाय 20 नवंबर को पड़ेंगे। और साथ में द्वंद्व अपने अलग अलग चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस मोदी में एक द्वंद्व छिड़ा, और साथ साथ कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, उनको लेकर भी बहुत सारे कहीं ना कहीं सवाल और जो कदम हैं सरकार के रहे हैं। हम उस पर बात पूरी करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनको लेकर उत्कंठा है, दर्शकों के मन में भी, हमारे मन में भी। तो हम जो ये रेगुलर बात होती है, अभय दुबे सर हमसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, उनसे समझते हैं, देश की बात हम करते हैं। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारा जो आपका भी नियमित कार्यक्रम होता है उसके लिए आपका हम स्वागत करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपोत्सव की आपको भी दूंगा। दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। जी। बिल्कुल। अबे सर, मैं शुरुआत पहले करता हूं कि आज जो चुनाव आयोग ने फैसला किया कि तीन राज्य, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, पंजाब की 4, जो पंजाब राज्य की 4 विधानसभा सीटें, केरल की 1 विधानसभा सीट, उपचुनाव जहां हो रहे हैं, इनको तारीखों को बढ़ाया गया है। ऐसा अमूमन होता है, लेकिन ये सब जो होना है, इसको कैसे देखा जाए, कैसे? क्योंकि हम देख रहे थे जब चुनाव हो रहे थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तब भी कुछ ऐसी तारीखों को बदला था अचानक से। कमीशन तो बहुत तैयारी करता। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं आगे बातें करूंगा। अबे सर। संजीव जी, मुझे काफी ताज्जुब होता है कि मैंने कभी भी भारत के चुनाव आयोग को इतनी अक्षमता के साथ में और इतने विवादों से घिरकर काम करते हुए नहीं देखा। आमतौर पर चुनाव आयोग की जो गतिविधियां होती हैं, उसके जो निर्णय होते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, टीका टिप्पणियां होती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर चीजें जो है वो वो समर्थनकारी लहजे में की जाती हैं। मैं भी इतने साल से चुनाव आयोग के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी चुनाव आयोग की आलोचना, निंदा या बहुत ही जिसे कहते हैं नुक्ताचीनी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसी ऐसी कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। इस बार चुनाव आयोग बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ लगता है। अभी देखिए, हरियाणा चुनाव में भी उन्हें तारीख बदलनी पड़ी थी। इसके बाद में अभी आपने बताया, सूचना दी अभी कि उपचुनाव में उन्होंने तारीख बदल दी। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करते समय सुचिंतित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करता। सबको पता है कब कौन सा त्योहार है, कब कैसा माहौल है, किस तरह का मौसम होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीजें अपने विचार के दायरे में लेकर ही किसी चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकती हैं। अगर चुनाव आयोग ऐसा करने में
असमर्थ रहता है या उसे बार बार अपनी घोषित तारीखों को बदलना पड़ता है या इस तरह की उससे मांग की जाती है, तो इस बात का पहला सबूत है कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं उन बातों की तरफ नहीं जा रहा जो कि नागरिक अधिकार के संगठनों ने और राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया है कि भी हरियाणा में आपने दो दो बार मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ाया और हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर भारतीय जनता पार्टी को सीटों का लाभ क्यों हुआ और हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर कांग्रेस को सीटों का नुकसान क्यों हुआ। इसके ऊपर जो कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच में जो बहस चल रही है और वो बहस किसी न किसी एक बड़ी जबरदस्त परिणाम पहुंचेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारत के विपक्षी दलों का पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है और उसे एक बार में दुरुस्त करना है, वो कि चुनाव आयोग को दुरुस्त किए बिना और सरकार के साथ में उसके रिश्ते को तोड़े बिना। रिश्ता वैसा सरकार के साथ औपचारिक तो हर एक का रिश्ता होता है, विपक्षी दलों का भी सरकार के साथ रिश्ता है, लेकिन चुनाव आयोग का सरकार के साथ जो रिश्ता बन गया है कि किस तरह वो सरकारी पार्टी के हितों को साधने का औजार बन जाए, इसको तोड़ना जरूरी है। मैं यहां पर आना चाहता हूं। तो ये मुझे बहुत अजीब सी बात लगती है कि बार बार चुनाव आयोग अपनी तारीखों को आगे बढ़ाने में या बदलने की नौबत में क्यों फंसता है। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग को जिस जिस खूबी और क्षमता से काम करना चाहिए, उस खूबी और क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में कायदे से तो महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ में और कश्मीर के साथ होना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों हुआ ऐसा? महाराष्ट्र के चुनाव को इतनी देर उन्होंने क्यों की? उसके पीछे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो महायुति गठबंधन है, उसका राजनीतिक स्वार्थ था। भाजपा चाहती थी और महायुति गठबंधन चाहता था कि थोड़ा समय और मिल जाए, जिससे जो लड़की योजना है और भाऊ योजना है, इन दोनों योजनाओं की जो किस्तें हैं वो नौजवान युवतियों और युवकों के खातों में पहुंच जाएं, 3 किस्तें पहुंच जाएं और दिवाली का तथाकथित बोनस भी वहां पहुंच जाए और तब चुनाव हो। इस चक्कर में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव को इतना पीछे खींचा कि नई विधानसभा घटित होने की जो अंतिम तारीख है, उससे केवल उसमें और चुनावी नतीजे निकलने में केवल 3 दिन का अंतर रह गया। अब आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है, तो त्रिशंकु विधानसभा बनने में, सरकार बनने में देर होती है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में क्या करना पड़ेगा? महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना पड़ेगा, तब जाकर नई सरकार बन पाएगी। तो चुनाव आयोग ने आखिरकार ये नौबत क्यों आने दी? देखिए, फिर से ये समस्या पैदा होने वाली है। महाराष्ट्र में जिस तरह की बहुत करारी टक्कर होने की संभावना दिख रही है, उसमें एक निश्चित रूप से एक संभावना है कि महाराष्ट्र में एक त्रिशंकु विधानसभा हो। जो विधानसभा हुई तो नए चुनाव के बावजूद महाराष्ट्र में पहले राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, फिर जाके निर्वाचित सरकार बन पाएगी। अभी तक ये तो आपने चीजें करी। दूसरा भी इस समय बड़ा एक द्वंद्व चर्चाओं में हालांकि होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे। एक वार चल रहा है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसे एक्स कहा जाता है इन दिनों, प्रधानमंत्री ने उसको वापस लिया और बड़ी उस पर दरार छिड़ी है, तकरार। कैसे देखें? मैंने जो कहा कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, क्या कुछ अब ये मोदी जी चूक गए? कैसे इसको देखा जाए? थोड़ी सी इस पे टिप्पणी। और बाकी में एक बड़े 10 साल में तो ऐसा होता रहा कि नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब नहीं दिया गया। पिछले 10 साल में ऐसा होता रहा कि इनकी बातों में जो बात बोलते थे उनको आड़े हाथों नहीं लिया गया। एक तरह से विपक्षी दलों ने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया। कुछ तो वो उनकी जो संख्या बहुत कम थी, संसद में कमजोर थे, इसकी वजह से कुछ थोड़े से मुरझाए हुए थे विपक्षी दल। लेकिन जो 5 जून का फैसला आया लोकसभा का, उसके बाद से विपक्षी दल मुखर हैं। वो नरेंद्र मोदी की किसी भी बात का बाकायदा जवाब देते हैं, तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं, संघर्ष की मुद्रा में रहते हैं, चुनौतीपूर्ण मुद्रा में रहते हैं। और अब नरेंद्र मोदी कुछ भी कहकर पतली गली से नहीं निकल सकते। इसलिए आपने ठीक कहा कि अब पहली बार मुट्ठी खुली है, तब हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस मुट्ठी में है क्या। बंद मुट्ठी थी तो लगता था कि कितने शक्तिशाली हैं, इनकी क्या रणनीति है, ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, इनका हर कदम एक मास्टर स्ट्रोक होता है। आज ये स्थिति नहीं रह गई है। अब घिरे अब ऐसा एक चीज हमने बड़ा दिलचस्प देखा कि जो परिवारवाद की बात बार बार करते थे, आज पूरा गरम ये इस 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 25% एनडीए में उन्होंने परिवार के लोगों को तरजीह देना पड़ी। आप कल तक परिवार, तो कुल मिला के ये भी बड़ा एक कह सकते हैं कि आप बैकफुट पर है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, मोदी बैकफुट पर है, उनका पूरा कुनबा सर। अभी तक थीसिस इनकी ये रही है कि हम जो कहते हैं वही सत्य है। हम अगर विपक्ष पे परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तो जनता उसको सही मानेगी और हमारे अपने परिवारवाद को नजरअंदाज किया जाएगा।
जब हम विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे तो जनता उसको सही मानेगी, और हम भ्रष्टाचारियों को जब भाजपा में भर लेंगे और उसकी जब आलोचना होगी तो जनता उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 5 जून का जो चुनावी नतीजा है लोकसभा चुनाव का 2024 का, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। उसने बता दिया है कि जनता अब, ये जो धारणा थी, इस धारणा पे दरअसल ये धारणा सही नहीं थी। जनता नरेंद्र मोदी की बातों को भी उसी आलोचना के भाव से लेती है जिस आलोचना के भाव से किसी भी दूसरे नेता को लेती है। भाई, इस तरह के सर्वेक्षण हुए हैं कि जब नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं तो लोग दरअसल चैनल बदल देते हैं। ये देखिए, ये पहले ये बात कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लोग देखते देखते उकता गए। एक ही तरह की बात आप बोल रहे हैं, एक ही किस्म की बात आप कह रहे हैं, कुछ भी आपका नया नहीं है। स्थिति यह है कि हरियाणा में ये चुनाव जीत गए, तो चुनाव जीतने से भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्तब्ध रह गई। अरे ये क्या हुआ, अरे हम चुनाव जीत गए। बहुत दिनों तक तो उस चुनाव की जीत को ये लोग पचा नहीं पाए हैं। भाजपा के मंत्रिमंडल में, हरियाणा के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई ये जीत पच नहीं रही है। खुद कैबिनेट रैंक के मंत्री हो गए, लेकिन उनको लग रहा है कि ये पता नहीं सब ये कैसे घटित हो गया। इसलिए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया कि नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व में जीते, तो लोगों के मुंह पर मुस्कान आ गई ये सुनकर कि भाई नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जीते। इस आदमी ने रैलियां भी ठीक से नहीं की हरियाणा में, उसके कुशल नेतृत्व में ये चुनाव जीत गए। तो ये जब हरियाणा में जो होर्डिंग लगे हुए थे, होर्डिंग में आप देखिए ना, बहुत से नेताओं के चित्र होते थे, उसमें एक नरेंद्र मोदी का भी चित्र होता था। वो पहले वाली बात नहीं थी। तो पूरा 5 जून के नतीजों ने परिस्थिति को पूरा बदल दिया है। सार्वजनिक जीवन में लोगों के सोचने विचारने और चीजों को देखने का तरीका भी बदल गया है, और अब नरेंद्र मोदी को वास्तविक और असली कसौटियों पर कसा जाने लगा है। बिल्कुल। अब तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण मसला, लेकिन उसके पहले एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने जो चीजें कही हैं कि हम जो इस पे आज फोकस्ड है कि खुल गई तो खाक की वो मिट्टी वाली बात। अभी सर सूचना उड़ीसा से आई, उड़ीसा से ऐसी सूचना आई जिसने बड़ा स्तब्ध किया। ये आ रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत में है, वहां उसके साथ में जो उसने बीजेडी को तोड़कर जो सारा कुछ किया था, रचा था, बचा था, वहां कठिनाई हो रही है, वहां टूट सकती है, वहां कुछ गंगा उल्टी बह सकती है, इस तरीके की सूचना है। तो ये भी सब क्या, ये कमजोरी जो आप कह रहे हैं, जो 5 जून के बाद की जो कमजोरी है, उससे जोड़ा जाए? हालांकि वो बहुत अभी सिर्फ देखिए, सूचनाओं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है लोकसभा में और विधानसभा में, दोनों के ऊपर एक सवालिया निशान है। नागरिक अधिकार के संगठनों ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चुनाव आयोग को एक लंबा प्रतिवेदन दिया था, करीब 36 पेज का प्रतिवेदन दिया था, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त आंकड़ागत विश्लेषण था, जिसमें बताया गया था कि उड़ीसा में अगर चुनाव आयोग ने गफलत न की होती, बहुत सारी गड़बड़ियां न हुई होती, और गिनती में प्रतिशत घोषित करने में गड़बड़ी नहीं हुई होती, तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे नतीजे नहीं होते। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के नतीजे जितने अच्छे हुए उतने अच्छे नहीं होते, तो उसमें बीजू जनता दल को उसका लाभ मिलता। हमको पता है ना कि बीजू जनता दल और भाजपा के विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के नतीजों की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं, विधानसभा के चुनाव में जो वोट प्रतिशत है, उसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं जिससे भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले दिखाई पड़ सके। तो बीजू जनता दल को वहां कोई कमजोर पार्टी नहीं है। बीजू जनता दल ठीक है, वो सत्ता से बाहर हो गई, उस हकीकत का तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजू जनता दल ऐसी स्थिति में है कि कभी भी वो चाहे तो नरेंद्र मोदी के पैरों तले कालीन खींच सकती है। हाँ, यही सूचना है सर कि वहां बीजेडी के जो लोग तोड़े गए थे, जो एमएलए हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो हुए, अब वो वहां अनकंफर्ट है, वो कहीं छटपटाहट है, वो वहां बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है और कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती है, ऐसी सूचना। इसमें मैं एक टिप्पणी आपकी चाह रहा था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक। देखिए, ये मुझे तो पहले से इसका अंदाज था कि उड़ीसा की वजह से इनकी नाक बच गई बिल्कुल। ये उड़ीसा में अगर ये लोकसभा में इतनी सीटें नहीं हासिल करते तो प्रधानमंत्री बनना भी इनके लिए मुश्किल था। देखिए, 2 राज्यों ने इनकी नाक बचाई, एक तो आंध्र प्रदेश ने और दूसरे उड़ीसा ने। और जिस प्रतिवेदन का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस प्रतिवेदन में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में जो जीत हासिल हुई और उड़ीसा में जीत हासिल हुई, दोनों जीतों पर सवालिया निशान है और चुनाव आयोग की भूमिका उसमें प्रश्नांकित हो रही है। चुनाव आयोग ने अभी तक उस प्रतिवेदन को दे तो लिया, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना उसका खंडन किया है और ना ही उसकी कोई आलोचना पेश की है। तो ये एक सवाल है जो कि अभी चुनाव आयोग के ऊपर तलवार की तरह लटका हुआ है। जहां तक उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, वो सरकार उतनी सुरक्षित नहीं है जितना ऊपर से देखने में लगता है, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो खबरें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं।
बिल्कुल। अबे सर एक सवाल और भी इसी से जुड़ा, बहुत रोचक है क्योंकि बहुत ही चर्चा हो रही आंध्र प्रदेश से भी सूचना आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के जो हैं नेतागण, उन्होंने नकेल कसना शुरू कर दिया है कि आप जो है पटरी ना छोड़िएगा। जो मुस्लिम्स को लेकर राजनीति करते रहे हैं चंद्रबाबू नायडू साहब, वो उससे इतर होने की अब वहां बर्दाश्त की एक संभावनाओं से लोग नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। ये जो खासकर वो जो बिल आना है अभी जो लोकसभा में वक्फ वाला, तो वो भी वहां से एक सूचना है। तो कुल मिला के क्या सब कुछ कैसे ये सब कुछ अस्थिरता जैसी कुछ ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ बड़ा संभावनाएं देखते कुछ कुछ इससे कुछ देखिए, उठा मैं पटक ज्यादा। तो मुझे आपकी बात सुनकर याद आ रही है अपने मित्र प्रोफेसर संजय कुमार, जो देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट में से एक हैं, चुनाव शास्त्रियों में से एक हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर एक हम सब लोगों के बीच में एक संवाद हुआ, और संवाद में संजय कुमार जी ने भविष्यवाणी की कि उन्हें लगता ये है कि 1.5-2 साल के अंदर ये मोदी जी की सरकार जो है ये सांसद में पड़ जाएगी। भाई, मोदी जी सरकार तभी सांसद में पड़ेगी जबकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों का समर्थन इस सरकार को जो मिल रहा है वो सांसद में पड़े, तभी तो सांसद में पड़ेगी। अब देखिए, अब आप बिहार में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी आते हैं, बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के अंदर स्थिति क्या है? जनता दल यूनाइटेड के विरोध के बावजूद गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। जो एक जमाने में जो नीतीश कुमार के खास रहे आरसीपी सिंह, वो एक अलग पार्टी की घोषणा करते हैं। उससे तमाम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद अगले विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह से वही भूमिका का निर्वाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहेगी जो कभी उसने चिराग पासवान से करवाई थी। चिराग पासवान ने बड़े पैमाने पर सीटें लड़वाई थी ताकि नीतीश कुमार को अंडरकट किया जा सके। अब नीतीश कुमार को अंडरकट करने के लिए करने का काम चिराग पासवान की जगह आरसीपी सिंह से लिया जा रहा है। उधर चिराग पासवान को अंडरकट करने के लिए अमित शाह ने उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं उनको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया। अभी तक वो बिल्कुल नेपथ्य में सुस्त पड़े हुए थे, अदृश्य पड़े हुए थे, उनको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो बिहार के एनडीए में इतनी गड़बड़ियां हैं, उससे नीतीश कुमार चौंके हुए हैं। नीतीश कुमार इस मामले में बहुत ही नाजुक मिजाज है। उन्हें लगा कि उनकी गद्दी अगर कहीं खतरे में है तो वो कहीं भी कभी भी पासा पलट सकते हैं। उधर आप तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जो दबाव आ रहा है उसका आप जिक्र कर ही रहे हैं। अगर आप इन दोनों को मिला के देखें तो आप कह सकते हैं कि जो केंद्र की गठजोड़ सरकार है वो भाजपा के पास 240 सीटें हैं, लेकिन 240 सीटें होते हुए भी इतनी सुरक्षित नहीं है जितना कि मीडिया में उसका प्रचार किया जाता है, या भाजपा चाहती है कि उसको सुरक्षित समझा जाए। बिल्कुल। अबे सर मैं आऊंगा, एक चीन को लेकर बड़ा उत्कंठाएं हैं, हमारा देश जानने के इच्छुक है जिस तरीके चीन का एक टर्न डाउन दिखता है, जो दिख रहा है, और मोदी जी की वो यात्रा मुलाकात, और उसके थोड़ा और नेपथ्य में जाएं तो वो संसद के सत्र के दौरान से कुछ माहौल क्रिएट करने लगे थे, जो सरकार के पक्ष में बोलने वाले जितने जो ये वित्त के जानकार लोग हैं, अभी आ रहा है कि थोड़ा पीछे हट गए हैं। तो इन सबको सर कैसे देखोगे? आप निरंतर लिखते भी हैं और आप निरंतर हम आप पे संवाद भी देखते, तो हमारे दर्शकों को भी आप बताइएगा कि ये चीन से कथित तौर पर गतिरोध टूटना या कुछ कम होना, इनके पीछे क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं? अबे सर संजीव जी, जब अचानक हम लोगों को ये पता चला कि लद्दाख में और उन तमाम मुकामों पर जहां चीन के साथ में सीमा विवाद था, गतिरोध था, और भारत का हाथ चीन की चट्टान के नीचे दबा हुआ था, अचानक जब हम लोगों को पता चला कि ये गतिरोध जो है वो टूटना शुरू हुआ है, बर्फ पिघलनी शुरू हुई है, और चीन बहुत सी बातों पर राजी हो गया है, और फिर अखबारों में बल्ले बल्ले होने लगी कि मोदी सरकार की विदेश नीति कितनी कामयाब है। अखबारों ने तो ये, और मीडिया में ये भी आने लगा कि मोदी जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चीन को पीछे धकेल दिया वगैरह वगैरह। ऐसे मोदी जी का इस मामले में स्तुतिगान शुरू हो गया। तब फिर मुझे लगा कि कुछ इसमें कुछ जरूर एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं पड़ रही है, और गहराई से सोचा और परिस्थिति का जब अध्ययन किया तब मुझे याद आया कि जब बजट पेश किया जा रहा था नई सरकार का और उसका आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, तो उसी के दौरान में सरकारी पक्ष की तरफ से, इन दस्तावेजों में भी सरकारी पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया था, एक संभावना व्यक्त की गई थी, एक सवाल उठाया गया था कि क्या चीन के लिए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अपना दरवाजा खोलने के बारे में सोच सकती है। देखिए, ये मांग विपक्ष की तरफ से नहीं उठी, ये मांग मोदी जी के आलोचकों की तरफ से भी नहीं उठी, ये मांग मोदी जी के समर्थकों की तरफ से नहीं उठी, ये
आसमान से अचानक प्रकट हुई मांग और सरकार की जो बजट बनाने की कार्रवाई है उस मांग उसके अंदर प्रकट हो गई। जैसे ही ये मांग प्रकट हुई वैसे ही अरविंद पनगड़िया, जो कि अमेरिका में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्री हैं और वो मोदी सरकार के लाडले अर्थशास्त्री हैं, मोदी सरकार ने उन्हें नीति आयोग में भी स्थापित किया, अपने अपने आर्थिक सलाहकारों के रूप में भी रखा। अरविंद पनगड़िया ने इस मामले में बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से बात की कि भाई चीन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। तो पत्रकारों ने कहा कि भाई कई मामलों में मामला संवेदनशील है। तो उन्होंने कहा मैं कोई सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं। अरविंद पनगड़िया ने कहा कि मैं कोई सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, जो जहां मामला संवेदनशील है सुरक्षा के लिए वहां उस दरवाजे को विदेशी निवेश के लिए मत खोलिए, लेकिन बाकी और बहुत सी बातें हैं उनके लिए दरवाजा खोल दीजिए। तो ये देखते देखते हुआ अचानक। अच्छा, अब देखने में ये समझ में आने लगा है कि अगर चीन के लिए विदेशी निवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था दरवाजा खोलती है तो वो राजनीतिक रूप से तब तक संभव नहीं है जब तक कि सीमा के ऊपर चीन के साथ जो विवाद है उसमें कुछ नरमी ना आए। उस नरमी को ये चीन की भी समझ में आ गया है कि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में जाएंगे अपना विदेशी निवेश लेकर तो हमको बहुत फायदा होगा। तो चीन को भी अपना स्वार्थ दिख रहा है, इन लोगों को भी अपना स्वार्थ दिख रहा है, और इसलिए उस चीनी एफडीआई के लिए, चाइनीज एफडीआई के लिए रास्ता सुगम बनाने के लिए, उससे कोई एक राजनीतिक प्रवाद ना पैदा हो, हंगामा ना हो कि चीन ने हमारी भारत की जमीन कब्जा रखी है और आप उसके विदेशी निवेश के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, उसके वो इन दोनों बातों को मिला के देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से यही है वो परिप्रेक्ष्य जिसमें हम समझ सकते हैं कि अचानक सीमा पर ये नरमी कैसे आई है। क्योंकि पीछे फायदा किसको, हम कैसे, मतलब बिल्कुल ठीक है कि आप अपना एक पॉलिटिकली तो इसमें कहीं लाभ लेने की कोशिश जो देश की सरकार है, मोदी है या उनका कुनबा है वो कर रहा होगा। साथ साथ क्या उद्योग जगत के जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, तो क्या क्या इसको कैसे और किस रूप में इसको ले सकते हैं कि वो कुछ भी इसमें कहीं, क्योंकि हम बार बार पाते हैं कई देशों से जब हमारे कुछ गड़बड़ियां हुई तो निकल के आए कि इस उद्योगपति के इतने अरब फंसे, इनके ऐसे फंसे, इनका ये व्यापार, इनका ये, तो नहीं, ये भी हम कुछ सब आप। लोग जानते हैं कि जो गौतम अदानी है उनका शंघाई में काम है और वो बात भी है सामने, वो पहलू भी उसका सामने है। उसके और तथ्य भी सामने आने बाकी हैं। जैसे ही तथ्य सामने आए वैसे मैं भी आपके सामने रखूंगा। तो गौतम अदानी का मसला वहां भी फंसा हुआ है। तो वो सारी समस्याएं तो हैं ही। मतलब वो कई तरह के स्वार्थ, कई तरह के हित एक किसी इतने बड़े घटनाक्रम में, इतने बड़े निर्णय में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। धीरे धीरे करके वो पक्ष सामने आते हैं। अब जैसे ये पक्ष है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि चीनी विदेशी मुद्रा भारत में आए। इसके लिए जरूरी है कि चीन के साथ जो संबंध है वो संबंध बेहतर हो। बिना उसके नहीं विदेशी मुद्रा आ सकती है, आएगी तो फिर हंगामा होगा। आखिरकार यही सरकार और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग ये अपीलें करते रहे हैं कि चीनी माल का बहिष्कार किया जाए। तो एक तरफ आप चीनी माल के बहिष्कार की अपील करेंगे और दूसरी तरफ चीनी विदेशी मुद्रा के लिए सरकार अपने दरवाजे खोलेगी, तो दोनों काम तो साथ साथ नहीं चल सकते। इसके लिए माहौल अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए सब ये किया जा रहा है। फिर गौतम अदानी ने शंघाई में जो उनका बिजनेस है, उस बिजनेस का भी एक मामला है। उसको भी अगर पनपना है तो चीन के साथ संबंध अच्छे होने होंगे। और दूसरे पूंजीपति भी कोशिश कर सकते हैं जो कि अपने आप को ग्लोबल संदर्भों में देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होगा भारत सरकार के लिए भी, चीन सरकार के लिए भी। और अगर वैसे तो मैं ये व्यक्तिगत मानता हूं, अगर चीन और पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे होते हैं तो सबके लिए अच्छा है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। जो भारत में जो उल्टी सीधी मीडिया में चर्चा होती रहती है, मोदी जी को भी अपने बल्ले बल्ले करने का मौका मिलेगा कि देखिए मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने फिर एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया वगैरह, इस प्रकार की बात करने का मौका मिलेगा। तो ये स्थिति है। अब देखिए ये चीज किस रूप में, किस तरह विकसित होती है और इसके परिणाम क्या निकलते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि आप जो कदम उठाते हैं, आप जो चाहते हैं उसके नतीजे वैसे नहीं निकलते, कुछ का कुछ हो जाता है। अभी तो अखबारों में तस्वीरें छपवाई जा रही हैं कि 5 भारतीय जवान इधर खड़े हुए हैं, 5 चीनी जवान इधर खड़े हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को दिवाली के तोहफे जो है, तोहफों का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक फील गुड माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बेटा सर, वो तो हमारी सीमाओं की बात हो गई। हम देश लौटे तो जो महाराष्ट्र और झारखंड का जो रण है, यहाँ आज तो कुछ चुनाव का जो नॉमिनेशन वापसी का भी अब समय हो गया, तो यहाँ क्या तस्वीर, जैसे आपने महाराष्ट्र को लेकर कहा कि बड़ी रोचक सी एक जंग वहां दिख रही है, और ये इन दोनों सूबों के चुनाव के जो भी परिणाम, जो संभावनाएं बन रही,
ये सब क्या कुछ आगे की देश की राजनीति में क्या कुछ, क्योंकि इसका दिल्ली बिहार भी है इसी देखिए, साथ। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में वहां पर जो राजनीति खेली है, उसने महाराष्ट्र की राजनीति को टुकड़े-टुकड़े कर दिया उसने। कई खंडों में महाराष्ट्र की राजनीति बँट गई। महाराष्ट्र आधारित 2 पार्टियां थीं, 2 पार्टियां 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई। एक टुकड़ा कांग्रेस के, दोनों पार्टियों का एक-एक टुकड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में है, इसको हम महाविकास आघाड़ी बोलते हैं। दोनों पार्टियों का एक दूसरा टुकड़ा भाजपा के नेतृत्व में है, जिसको हम महायुति बोलते हैं। अब भाजपा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है महायुति, तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इसका सीधा एक ही मतलब, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बात को लेकर महायुति में बहुत तनाव है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और आसानी से कोई वो मुख्यमंत्री बनने के बारे में कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन एक बार जब बन गए, तो वो थाने स्तर के नेता थे केवल, उद्धव ठाकरे के मुकाबले बन गई। तो अब कौन मुख्यमंत्री पद की गद्दी छोड़ता है? और पिछले 2 साल से वो अपने आप को पेश भी इस तरह कर रहे हैं जैसे कि महायुति का जो भी योजनाएं वगैरह है, सब पे उन्हीं का चेहरा होता है। और इस बात को लेकर भाजपा में भी बड़ी नाराजगी थी कि भाई ये सारा श्रेय यही अकेले हड़प लेना चाहते हैं। तो वहां पे महायुति के भीतर मुख्यमंत्री नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल के ऊपर बहुत तनाव है। इस तरह का तनाव अघाड़ी में नहीं है। अघाड़ी में भी कांग्रेस 103 करीब सीटें लड़ रही है। इस तरह का तनाव अघाड़ी में नहीं है। और अगर महायुति को चुनाव जीतना है तो भाजपा को 148 सीटों में से कम 60% स्ट्राइक रेट निकालना पड़ेगा, यानी 90 सीटें जीतनी पड़ेंगी उनको वहां पे, उसमें 148 में से। जो इस कठोर लड़ाई जो वहां पे हो रही है, उसमें काफी मुश्किल बात है। तो मैं समझता हूं कि दोनों ही मोर्चे तरह तरह की समस्याओं के शिकार हैं, बागियों की समस्याओं के शिकार हैं, टिकट वितरण को लेकर विवाद है, कुछ कुछ घटक दलों के बीच में भी ये विवाद है, सब लोग एक दूसरे पर शक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तुलना करें तो कम से कम नेतृत्व के सवाल को लेकर जो महायुति में झगड़ा है, वो अघाड़ी में नहीं दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कठिन है डगर पनघट की, हम ऐसा दोनों ही राज्यों में मान सकते हैं। इतना आसान भी नहीं जैसा सोचा जा रहा है, और एक रोचक मुकाबला। और इन चुनाव के नतीजे के बाद बहुत सारे देश की राजनीति है वो टर्न लेगी। अबे सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए पूरा एक अलग जो आप हमें देते हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो दिया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो दर्शकों, आप अभी सुन रहे थे अभय दुबे साहब को, जिन्होंने एक, चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का जो परिदृश्य, वहां जो स्थितियां उपज रही हैं वो, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर चीन को लेकर जो बहुत सारे सवाल हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी राय प्रकट की। अपना जो उनका व्यू होता है अभय सर का, वो उन्होंने आप तक पहुंचाया। और बाकी जो अन्य विषय हैं उसको लेकर भी आपने अभय सर को सुना। तो ये हमारी थी आज की जो बातचीत है अभय सर से। हम फिर किसी नए विषय और किसी नए मुद्दे के साथ अभय सर से पुनः चर्चा के लिए चलेंगे और हाजिर होंगे, और आपको उनकी अगली जो एपिसोड है उसमें राय सुनाएंगे। लेकिन इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध यही होगा कि यदि आपको अभय सर और हम लोग की बातचीत पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये बताइएगा कि कैसी लगी आपको बातचीत। और यदि अच्छी लगी है बातचीत तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।